आवाज़ जा रही है सभी को? कनेक्शन है सही? चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है ये क्लास मेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये वो क्लास है जिसमें कि जो भी सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, विशेषकर मेंस की तैयारी, यही वो पार्ट है जहाँ की अधिकांश बच्चे को कन्फ्यूजन होता है, और यही वो पार्ट है जहाँ की अधिकांश बच्चे जाकर के स्टॉप होते हैं। यानी कि वो जोश में पढ़ना तो शुरू कर रहे हैं, 15 घंटा 16 घंटा पढ़ भी रहे हैं, पीटी भी निकाल रहे हैं, कई बार पीटी निकाल चुके हैं, लेकिन ये वो पार्ट होता है जहाँ आकर के बहुत सारे बच्चे स्टॉप हो जाते हैं। क्या है वो है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग, ठीक है। एक सिविल सर्विस का एग्जाम और जो अन्य एग्जाम होते हैं, जैसे कि आपको बैंक हो गए, एसएससी हो गए, आपको जो और भी बहुत सारे एग्जाम जो है, तो बैंक, एसएससी, रेलवे और जो सिविल सर्विस एग्जाम है, अगर दोनों के बीच में अंतर देखा जाए, पढ़ाई तो दोनों जगह होती है। आपको रेलवे की तैयारी कर रहे, कोई बैंक की तैयारी कर रहे, कोई यूपीएससी या अदर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे, पढ़ाई तो दोनों में किया जा रहा है, लेकिन अंतर वो कौन सा है जहाँ की आपको मतलब दोनों के बीच में डिफरेंट क्रिएट करता है स्टूडेंट के जो तैयारी के तरीके में, तो वो है आंसर राइटिंग। अगर ये वाला पार्ट हटा दे तो लगभग एक कह सकते हैं कि एक रेलवे की तैयारी और यूपीएससी की तैयारी लगभग सेम हो जाएगी। कहने करते अगर यूपीएससी के सारे एग्जाम अगर एमसीक्यू बेस्ड हो जाए, आंसर राइटिंग का कोई ज़रूरत ही ना हो, तो फिर एक रेलवे की तैयारी और यूपीएससी की तैयारी में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहेंगे। यही वो पार्ट है जहाँ की स्टूडेंट ज़्यादातर कन्फ्यूज होते हैं। इसमें बहुत तरह की कन्फ्यूजन होती है, जैसे कि किस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखें। प्रश्न भी कई प्रकार के आ जाते हैं, कौन सा प्रश्न का उत्तर कैसे लिखें। कुछ बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं भूमिका में क्या लिखे, स्टार्ट कैसे करें, एंड कैसे करें, पॉइंट कैसे करें, किसको कहाँ लिखे, प्रेजेंटेशन जिसको कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसपे कि बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है, और बहुत सारे स्टूडेंट का जो सिविल सर्विस तैयारी करते करते स्टॉप हो जाते हैं, वो डाइवर्ट होकर किसी और क्षेत्र में जाते हैं। तो इसका कारण होता है सिर्फ आंसर राइटिंग, उनके आंसर राइटिंग में की तैयारी में कमी होना, उसको समझ नहीं आना। तो आज हम लोग इसी पर समझेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करेंगे। तो देखिए, आंसर राइटिंग अगर एक सिंपल सी बात किया जाए तो ये एक आर्ट है, या आप इसको कह सकते हैं एक आर्ट है, और ये एक ऐसा आर्ट है जो हर व्यक्ति के अंदर है। ज़रूरत है उसको सिर्फ कनेक्ट करने का। सिविल सर्विस में जो आंसर राइटिंग के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है कि उन चीज़ों से कुछ अलग है या किसी में है किसी में नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आर्ट हर व्यक्ति में है। ज़रूरत है आपको उस आर्ट, अपने अंदर के आर्ट को समझने की और उनसे माइंड को कनेक्ट करने की। तब सवाल है कि वो कौन सा ऐसा चीज़ें हैं जिसके वजह से बहुत स्टूडेंट अपने उस आर्ट को समझ नहीं पाते हैं या माइंड को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला होता है कॉपी करना। अगर किसी स्टूडेंट में कॉपी करके आंसर राइटिंग करने की सोच है, तो वो आर्ट से, अपने अंदर के उस आर्ट से वो कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं। यदि कोई स्टूडेंट कॉपी करे, कॉपी का मतलब है कि जैसे क्वेश्चन है, आंसर मॉडल जो अधिकांश स्टूडेंट खोजते हैं, आंसर मॉडल लिए, अब हम उनको ही देख करके सेम टू सेम लिख रहे हैं। अब होता क्या है कि आप तो लिख लिए, लेकिन अब जब आप जाएंगे एग्जाम में, तो क्वेश्चन तो वहाँ क्या आएगा वो किसी को पता नहीं है। ये कोई एकेडमिक एग्जाम तो है नहीं कि हाँ भाई ये सिलेबस है, ये बुक है, और इस बुक में जितना प्रश्न अभ्यास दिया गया है उससे ही आपको क्वेश्चन आएगा। ऐसा तो एकेडमिक टाइप के एग्जाम है नहीं। आपको क्वेश्चन वो करेंट से रिलेटेड कुछ भी दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक राष्ट्रपति पर ही अलग अलग सिविल सर्विस के एग्जाम पे कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब वहाँ आप क्या हुए, चूंकि आप तो कॉपी करके लिखते हुए आए हैं, अब आप फंस गए। अब आपका आर्ट क्या हो रहा है, जो आप कॉपी करके सीखे थे वो आपको वहां लिखना नहीं है, लिख भी दे रहे तो बेकार है। अब आप अपने अंदर के उस आर्ट को ढूंढ रहे हैं, तो आप उससे परिचित कभी हुए नहीं है। तो सबसे जरूरी होता है आंसर राइटिंग में, जो स्टूडेंट की सोच है कॉपी करना, किसी की कॉपी देखना। हाँ, पढ़ रहे हैं अच्छी बात, आप पढ़ करके अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं 2 लाइन सीख सकते हैं या वो अलग बात, लेकिन ये कॉपी करने की सोच कि आंसर मॉडल मिल जाए, उनको देख करके लिख लेते हैं और अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, फिर एग्जाम हॉल में भी वही करना है, तो वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो जीवन भर पीटी निकालते रह जाएंगे, कभी मेंस से आग का सफ़र से इंटरव्यू के सफ़र तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो कॉपी बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको अपने अंदर के उस आर्ट को इंट्रोड्यूस होना है अपने अंदर की इस आर्ट से, तो कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा, आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता है।
कहने का अर्थ ये है कि ये जो कला है हर व्यक्ति के अंदर है, लेकिन इसको निखरने में आपको समय लगेगा। इस स्किल को अपने आप में डेवलप करने में समय लगता है। ऐसा नहीं होता है कि नहीं आज 2-4 क्वेश्चन लिखे और फिर उसके बाद वो आपको उस आर्ट से इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। आपको समय देना होगा और रेगुलरली समय देना होगा। वो वाली जो आदत होती है, बहुत स्टूडेंट होते हैं आज लिखे फिर एक सप्ताह छोड़ दिए फिर मूड बना लिख दिए, वो टाइम पास नहीं। ये आपको एक डेली रूटीन में बनाना होगा, एक अभ्यास है। आंसर राइटिंग कुछ नहीं है, बस वो आपका क्या प्रैक्टिस है, वो आपका एक एक्सरसाइज। जैसे आप जिम जाते हो ना बॉडी बनाने के लिए, अब कोई व्यक्ति 10 दिन जिम जाए, 11वां दिन छोड़ दे, क्या होता है? उसको वापस जितना कैलोरी उसका बर्न होता फिर वापस उतना मिल जाता। बिल्कुल, तो जिम की तरह होती है ये, ठीक है ना। तो पेशेंस आपको रखना है। पेशेंस के बाद इसमें तीसरा जो आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है कि आपको कॉपी नहीं करना है। पेशेंस तो रखना ही रखना है, रेगुलरिटी भी रखना है। अगर आप रेगुलरिटी छोड़ते हैं तो वो भी एक दिक्कत है। निरंतरता मतलब एक ही क्वेश्चन लिखना, पर डे लिखना है। और एक चीज होती है रिवाइज्ड, रिवीजन करते रहना है। कॉपी की यदि चिंता करेंगे, कॉपी पेज की, तो फिर आप जो है मेंस से आगे का सफर भूल जाएगी। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट जब रिवीजन की बात आती है तो उसको कॉपी का चिंता लगता है कि पेज खर्च हो जाएंगे, पेज ज़्यादा प्रिंट आउट कराने होंगे। तो आपको यदि मेंस से इंटरव्यू तक का सफ़र करना है तो कम से कम ये पेज का जो थिंकिंग है पेज खर्च का, इसको छोड़ना होगा। रिवाइज करना है, बार बार लिखना। यानी कि अगर आप 500 क्वेश्चन का आंसर राइटिंग, कोई स्टूडेंट 500 क्वेश्चन का आंसर राइटिंग किया और कोई स्टूडेंट 100 क्वेश्चन का, एक स्टैंडर्ड टाइप के 100 क्वेश्चन का 5 बार प्रैक्टिस किया, यानी वो भी 500 बार लिखा, तो ये जो 100 क्वेश्चन को 5 बार लिखा है, ये 500 क्वेश्चन का लिखने से ज़्यादा लाभदायक है। तो आपको रिवाइज करते रहना। जो स्टूडेंट की एक सोच होती है क्या, जैसे वो क्वेश्चन लिखा, टीचर चेक किया, अच्छा हम समझ गए ये गलती है, हम समझ गए, अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन में चला गया, अच्छा हम समझ गए हैं क्या गलती है, एग्जाम में आएगा तो हम देख। अब आपको कैसे पता है एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा? ये तो एक अभ्यास का चीज है। ये आपके माइंड को टीचर ढालना चाह रहा है, आपको प्रैक्टिस कराना चाह रहा है कि किसी विषय पर आपको लिखना कैसे, वो आपको निखारना चाह रहा है। टीचर सिर्फ क्या कर रहा है, वो आपको निखार रहा है। जो आपके अंदर का जो आर्ट है किसी विषय पर लिखने का, प्रस्तुत करने का, अपना पॉइंट देने का, उस आर्ट को वो निखार रहा है। अब वो कमी बताई तो आपको क्या करना है, आपको दोबारा लिखना है। ये रिवीजन बहुत जरूरी होती है। स्टूडेंट क्या होते हैं, वो वहां पर पेपर खर्च देखने लगते कि पेपर ज़्यादा खर्च हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है। तो आप 500 क्वेश्चन का आंसर राइटिंग ना करके 100 क्वेश्चन का अगर 5 बार कर रहे हैं तो वो ज़्यादा फायदेमंद है। इससे आपके आर्ट जो होंगे वो ज़्यादा निखरेंगे। तो हम लोगों को यही सब समझना है कि आंसर राइटिंग पे क्या है, नहीं है। अब आंसर राइटिंग में 4 पॉइंट होते हैं। 4 चीज़ों को आंसर राइटिंग में ध्यान में रखने का ज़रूरत है। सबसे पहला क्या होता है, शब्दों का चयन। आपको शब्दों का जो चयन होता है बहुत सोच समझ के करना है। जो आप वर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, वर्ड का जो सेलेक्ट कर रहे हैं, इस पर बहुत ध्यान रखना होता है। शब्दों का चयन का मतलब ये होता है, अब जैसे कहते हैं जल और पानी दोनों एक ही है, आप लिख रहे पे जल और वहीं लिख रहे पे पानी, ठीक है। आप लिखे स्वच्छ पेयजल और शरीर के लिए लाभदायक पीने योग्य पानी, दोनों में अंतर हो गई। तो शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दूसरा होता है आपका भाषा शैली। आप किस प्रकार की भाषा शैली का, जो आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो किस प्रकार से के आप यूज कर रहे हैं, आपका भाषा शैली क्या है, खासकर हिंदी मीडियम में। तीसरा आपका हो जाता है भाषा शैली, आपका हो गया, शब्दों का चयन हो गया, आपका पॉइंट, आप अपने क्वेश्चन का आंसर को जो दे रहे हैं किस तरह से पॉइंट जो आप बना रहे हैं किस तरीके से बना रहे हैं, और पॉइंट को आप कितने अच्छे से डिफाइन करें और कितने कम शब्दों में संपूर्ण डिफाइन करें। कम शब्दों का मतलब बहुत स्टूडेंट क्या होता है, जैसे उसको कम शब्दों में लिखने का मतलब वो अधूरा उत्तर लिखना। आपको अधूरा नहीं लिखना, उत्तर तो कंप्लीट लिखना, लेकिन कम शब्दों में। जैसे अभी बताए शरीर के लिए लाभदायक पीने योग्य पानी, और वहीं लिखा गया स्वच्छ पेयजल या स्वस्थवर्धक पेयजल। मीनिंग दोनों का सेम है, लेकिन कम शब्द में हो गए और तरीका सुनने में भी अच्छा लग रहा, तरीका बदल गया। उसके बाद आपका प्रस्तुतिकरण, इन सबको मिलाकर के आप उत्तर को किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं कि चेक करने वाले आसानी से समझ सके कि आप क्या कहना चाह रहे हैं।
और आप आपका जो प्रश्न है उससे उत्तर से कितना कनेक्ट कर पाए है ये भी चेक करने वाले आसानी से समझ। अब ऐसा नहीं प्रश्न कुछ और है और आप जो आंसर मॉड्यूल से रटे हुए हैं उसको बस पेस्ट करके आ गए हैं, पता चला क्वेश्चन कुछ और है। जैसे इसमें एक चुटकुला भी है ना कि एक बार जैसे दो दोस्त गया इंटरव्यू देने, तो पहला दोस्त गया तो पहला दोस्त को सवाल पूछा था भारत को आज़ादी कब मिली, ठीक है। उसके बाद पूछा महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, फिर पूछा भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, बाहर निकला। दूसरा दोस्त पूछा क्या सवाल था, तो उत्तर पूछा, क्या क्या उत्तर दिया बता दो। वो तीनों प्रश्न का उत्तर बता दिया, वो रट लिया। अंदर गया तो इंटरव्यूअर पूछा तुम्हारा नाम, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। जन्म कब हुआ, 15 अगस्त 1947। कहाँ पे, पोरबंदर। तो वही जो आंसर मॉडल को जो रट करके जो कॉपी पेस्ट करेंगे तो उससे क्या होगा कि चेक करने वाला समझ गया कि ये बस रटा है दिया है। वहां पर क्या होता है आपका मेंस का मार्क्स कट हुआ। यही वजह होती है कि बहुत स्टूडेंट क्या होते मेहनत बहुत करते हैं, दिन रात पढ़ते, 12 घंटा पढ़े, 15 घंटा पढ़े, फैक्ट पूरा रटे हुए हैं। पीटी कई बार निकल चुका, हर बार निकल रहा है, कट ऑफ से भी कई गुना कई ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं कट ऑफ है 90, मार्क्स आ गया 120, ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं। लेकिन मेंस में क्या होता है हर बार सीधे डाउन। तो इसका रीजन यही होता है कि उनमें उनके पास नॉलेज तो पूरा है लेकिन उनको प्रस्तुतिकरण नहीं आ रहा, उसको प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा है, प्रश्न का आंसर किस तरह से प्रेजेंट किया जाए। तो हम लोग अब देखते हैं। तो उत्तर लेखन क्या है, एक कौशल, एक स्किल जिसमें आप सवालों या प्रेरणाओं का उत्तर देते हैं। किस तरीके से, एक सिस्टेमेटिक तरीके से। आपको किस तरीके से देना है, एक सिस्टेमेटिक तरीके से, जहां कि आपको वर्ड सेलेक्ट करने में ध्यान रखना, भाषा शैली सही रखना, पॉइंट को अच्छे से डिस्क्राइब करना है, प्रेजेंटेशन आपका सही हो, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसा देखा जाता है जैसे कभी बोले कि बहुत स्टूडेंट होते कि बहुत पढ़ते हैं फिर भी उसका रिजल्ट नहीं होता है, और कुछ स्टूडेंट कम ही पढ़ते हैं उसका मेंस में रिजल्ट हो जाता है। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है, एक होता है हार्ड वर्क, 100% हार्ड वर्क, एकदम 100% वो हार्ड वर्क कर रहा। एक होता है 50% हार्ड वर्क, ठीक है, प्लस 50% स्मार्ट वर्क, यानी हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना। सिविल सर्विस में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिविल सर्विस में केवल हार्ड वर्क करने के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि आप ऑफिसर बन रहे हैं, आपका काम टेबल में बैठ करके एक शासन को चलाना है। हार्ड वर्क करने के लिए आपके नीचे बहुत सारे अधिकारी हैं, हार्ड वर्क करने के लिए आपके नीचे बहुत सारे अधिकारी हैं। आपको उन अधिकारियों से, आपके नीचे अधिकारी है या कर्मचारी है, आपको क्या करना है, उनसे काम करवाना है, आपको उनसे काम करवाना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, काम करवाने के लिए क्या चाहिए, आप में स्मार्टनेस होना चाहिए, और इसलिए आप में क्या होना चाहिए, स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। इसलिए सिविल सर्विस में स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वजह है कि आंसर राइटिंग के बारे में कहा जाता है कि यहाँ हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क, क्योंकि आप जब पीटी का एग्जाम दिए हैं तो आपका हार्ड वर्क देख चुका है। अगर कोई स्टूडेंट 5 लाख स्टूडेंट अगर किसी पीटी का एग्जाम में बैठ रहा है और 5 लाख में से 5000 का रिजल्ट हो रहा है, ठीक है, 5 लाख में से 5000 का रिजल्ट हो रहा है, यानी आप 4,95,000 को धकेल करके तब आए हैं 5000 में। तो इसका मतलब है कि आप में हार्ड वर्क किए हैं, आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किए हैं। अब जो ये मेंस में एग्जाम ले रहा है, और मेंस में चाहे तो गवर्नमेंट कर सकती थी, आयोग चाहे तो कर सकती है, वहां भी एमसीक्यू बेस्ड पे 2 पेपर का एग्जाम लेके दे सकती है, जैसे बहुत सारे एग्जाम में होते हैं। लेकिन ऐसा ना करके आपसे क्या कराया जा रहा है, सब्जेक्टिव लिया जा रहा है, आपसे डिस्क्राइब करवाया जा रहा है आंसर को, और आपको लिखना पड़ रहा है। तो और उसमें गवर्नमेंट को भी काफी खर्चीला पड़ता है। तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि उनको सिर्फ हार्ड वर्क करने वाला नहीं चाहिए, उसको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने वाला चाहिए, तभी तो जाकर के वो शासन चला सकता है। तो सिविल सर्विस में ये इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि यहाँ पे जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। यही वजह है कि बहुत सारे स्टूडेंट कम भी पढ़ते हैं तब भी उसका रिजल्ट देखने को मिलता है कि उसका रिजल्ट हो रहा है, क्योंकि वो स्मार्ट तरीके से पढ़े, वो स्मार्ट वर्क किए, हार्ड वर्क। कुछ स्टूडेंट है कि पूरा हार्ड वर्क कर रहे हैं बट उनके जो तरीका है उनमें, वो पढ़ने के तरीके में या फिर जो वो आंसर लिख रहे हैं उसमें स्मार्टनेस नहीं है। इस वजह से क्या होता है, उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है।
तो आंसर राइटिंग में यही चीज है कि आपको यहाँ पर स्मार्टनेस दिखना चाहिए। आपका जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं हार्ड वर्क के साथ साथ इसमें आपका स्मार्ट वर्क भी देखना चाहिए। जो बहुत सारे स्टूडेंट है वो क्या किए कि जैसे कोई क्वेश्चन आया, ठीक है भाई पॉलिटी का क्वेश्चन है, एम लक्ष्मीकांत खोलो, एम लक्ष्मीकांत खोला, अब उस टॉपिक को पूरा रट लिया, रटे और रटने में तो बिल्कुल मेहनत लगा, अब उसको पेस्ट कर दिए। टीचर आया, कॉपी टीचर के पास गया, टीचर कट किया या मार्क्स कम दिया, अब स्टूडेंट को गुस्सा आ गया, रात भर जाग करके बुक खोल करके रटे, इतना पढ़े, फिर जाके उत्तर लिखे और टीचर गलत कर दिया। टीचर क्या बुक से ज़्यादा जानता है? टीचर क्या जो किताब लिखा उससे ज़्यादा जान रहा है? तो ये टीचर ज़्यादा नहीं जानता उनसे, टीचर बस ये चाहता है कि आप हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करें, और आपकी कॉपी में हार्ड वर्क तो था बट स्मार्ट वर्क नहीं था, इसी वजह से वो कट कर दिया। अब है क्या कि हम लोग समझते हैं सिविल सर्विस में जो प्रश्नों को समझना, ठीक है। आज का जो क्लास है हम लोगों का उद्देश्य भी यही है कि आप लोग आंसर राइटिंग में किन किन बातों पर ध्यान रखना उसको अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहला होता है कि आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ें। ये बार बार हम कहते हैं, जब आप सिविल सर्विस की आंसर राइटिंग करने जा रहे हैं तो प्रश्न को जितना बार पढ़ सकते हैं पढ़ें, 2 बार पढ़े, 4 बार पढ़े, और तब तक पढ़ते रहे जब तक कि आपका माइंड ये ना कह दे कि आपको प्रश्न पूरी तरह से समझ में आ गया। और प्रश्न से बात करें, आप जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन से बात करेंगे माइंड कंसंट्रेशन करके, तो क्वेश्चन भी आपसे बात करेगा, और क्वेश्चन आपसे जब बात करेगा तो आपका माइंड खुद जवाब देने लगेगा कि हाँ आपको इसका उत्तर क्या लिखना है, कैसे लिखना। जरूरत है आपको क्वेश्चन पे कंसंट्रेशन बनाना। अब कुछ स्टूडेंट क्या इसको पढ़ा, अच्छा ये इस टॉपिक पर है, चलो इसमें तो ये पढ़ना है, अब वो लिखते गया, 10 लाइन गया आगे, फिर वो कंफ्यूज हो रहा है क्या लिखना क्या है, क्वेश्चन है क्या, जो हम लिख रहे हैं सही है या गलत है, इसी विषय पे लिखना ना, वो ब्रेक हुआ। और ये सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आपको जितना बार पढ़ सकते, 2 बार पढ़ सकते, 4 बार पढ़ सकते, 10 बार पढ़ सकते हैं, जितना बार पढ़ सकते हैं प्रश्न को अच्छे से पढ़े, उसको जब तक नहीं समझ रहे तब तक पढ़े। फिर क्या करना है, प्रश्न की प्रकृति के अनुसार देखना है कि क्वेश्चन का नेचर क्या है, नेचर के अनुसार उसको विखंडित करना है, कई भागों में उसको बांटना है। क्वेश्चन जितने भागों में बढ़ सकता है उसको बांटना, 2 भाग में, 3 भाग में, हो सकता है 1 भाग में ही हो, उसको बांट लेना है। फिर क्या करना है, फिर उत्तर का आपको आंसर का जो होता है ड्राफ्ट तैयार करना है, जो रूपरेखा है। जब आप प्रश्न को बांट दिए, प्रश्न को पढ़ लिए, समझ लिए, प्रकृति भी समझ लिए, अब उसको विखंडित भी कर दिए। अब विखंडित के बाद आपको क्या उत्तर लिखना है ये आपको एक रफ पेज में या माइंड में ही, अभी आंसर लिखना शुरू नहीं करना है, या तो रफ पेज में या फिर एक अपने माइंड में क्या करना है, रूपरेखा तैयार करना है कि हाँ हमको भूमिका में यहाँ ये लिखना है, इसी को यही है प्रेजेंटेशन कार्ड। यहाँ पर हमको भूमिका में ये वाला पॉइंट देना है, ये इन सब बातों को हमको मेन बॉडी में लिखना है, ये वाला पार्ट को हमको निष्कर्ष में लिखना है यानी कंक्लूजन में। मेन बॉडी में भी हाँ ये वाला पॉइंट को यहाँ पर देना है तो इसको इससे जोड़ के लिखना है, ये वाले घटना को इस वाले पॉइंट में उदाहरण देना है। ये सारे के सारे आपके दिमाग में ना रूपरेखा तैयार हो जाना चाहिए पहले ही, उसके बाद जो है उस पर अच्छे से विचार कर लेना है, ठीक है। फिर क्या है कि जो आप लिख रहे हैं कोशिश करें कि उसको प्रामाणिकता के साथ जोड़े या वास्तविक घटना, जैसे कि प्रामाणिकता मतलब उस विषय में सर्वोच्च न्यायालय का कोई निर्णय दिया गया या उच्च न्यायालय का कोई निर्णय दिया गया है, या फिर आपको वैसी कोई घटना घटी है, हाल फिलहाल में वैसी कोई घटना घटी है, उनसे जोड़ के लिखना। आपको जो है आपको क्या करना, प्रामाणिकता तथा जो करंट घटनाएं हैं उनके साथ जोड़ के लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन, जो बार बार कहते हैं प्रेजेंटेशन, और आपको भाषा शैली का जो है उसको लिखना है। और आपको प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट पर ये कि भाई आपको शब्दों का चयन, किस पॉइंट को कहाँ रखना है, एक पॉइंट दोबारा ना, बार बार एक ही बात दोबारा ना लिखा जा रहा हो। कुछ स्टूडेंट ये कि जो बात भूमिका में लिख रहा है वही बात वो मेन बॉडी में लिख रहा है, वही बात वो निष्कर्ष में लिख रहा है, तो इससे भी बचना है आपको भाषा शैली, प्रेजेंटेशन और मैनेजमेंट, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि एक बात दोबारा ना लिखा जाए। कोई पॉइंट ऐसा ना हो कि जैसे कोई पॉइंट बहुत ज्यादा लंबा लिख दिए और कोई पॉइंट छोटा लिख दिए, नहीं, सारे पॉइंट को कोशिश कीजिए इक्वल लिखना है। ऐसे बहुत स्टूडेंट ऐसा करते हैं, जिस पॉइंट के बारे में उसको ज्यादा जानना है शब्द पूरा करने के लिए, उस पॉइंट को वो ज्यादा लंबा कर दिए, और जिस पॉइंट को वो कम जानता है कम। तो इस बात को हमेशा याद रखिए, जब आप मेंस के एग्जाम में बैठे हैं तो आप पीटी पास कर चुके हैं और लाखों स्टूडेंट को धकेल कर बैठे हैं, तो जो कॉपी चेक कर रहा है ना उनको पता है कि आपके पास नॉलेज भरपूर है, आप भरपूर पढ़े हुए हैं, मेहनत किए हुए हैं। वो आपका स्मार्ट वर्क देखना चाहता है, आपका माइंड का स्मार्टनेस देखना चाहता है, आपका वो आईक्यू लेवल की ये व्यू देखना चाहता है कि आप किसी चीज के प्रति आपका सोचने का नजरिया क्या है, तरीका क्या है,
आपके नॉलेज को वो चेक ही नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि उनको पता है कि जो लाखों स्टूडेंट को धकेल कर यहाँ आकर के बैठा है तो वो कोई बेवकूफ होगा नहीं, उसके पास नॉलेज तो अच्छा खासा होगा। और ये सबके बारे में वो सोचता है, एक के बारे में नहीं, सबके बारे में। अब हम लोग प्रश्नों की प्रकृति को समझते हैं कि प्रश्न का सबसे बड़ा सवाल यही होता है, कंफ्यूजन यही होता है कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखें, क्योंकि अलग अलग प्रश्नों की प्रकृति के अनुसार उत्तर भी, आंसर भी अलग तरीके से लिखने का नियम है। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रश्नों की प्रकृति को कैसे समझना है। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट देखना है, ठीक है। तो प्रश्न की प्रकृति को समझने के लिए दो बात पर ध्यान देना है। अंत में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, जो प्रश्न का अंत में किस शब्द का प्रयोग किया है, किस प्रकार का वर्ड है, वर्ण जैसे वर्णन करे, व्याख्या करे, विश्लेषण दे, विवेचना करे, तो ये सिर्फ शब्द होता है ना, ये एक होता है प्रश्न की प्रकृति को, नेचर ऑफ क्वेश्चन समझने का। दूसरा होता है कि प्रश्न के कथन में कितने तार्किक हिस्से विद्यमान है, यानी लॉजिकल रूप से ये कितने भागों में बटे हुए हैं, और उन सभी में रिलेशन क्या है। जैसे बाद में एग्जाम्पल भी दिया जाएगा क्वेश्चन को रखते हुए, उन सभी में रिलेशन क्या है। अब जैसे इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, छोटा सा। आपको जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में पिछले कई वर्षों से सरकार जनसंख्या नियंत्रण का प्रयास कर रही है, किंतु इसके बाद भी उच्च जनसंख्या दर भारत की समस्या बनी हुई है। आप उन उपायों पर प्रकाश डालें जिससे किसी व्यक्ति के बिना मौलिक अधिकार या किसी संवैधानिक अधिकारों को हनन किए बिना भारत में जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। अब देखिए ये क्वेश्चन दो भागों में बढ़ गया, एक तरफ ये पॉपुलेशन पर भी हो गया, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन से भी रिलेटेड हो गया है, यानी कि आपको कंट्रोल करने का ऐसे भी उपाय। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो गया है तो आपको और भी चीज़ों का वर्णन, उन चीज़ों पर भी ध्यान रखना होगा उपाय बताते वक्त कि किसी व्यक्ति का उससे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, खासकर फंडामेंटल राइट नुकसान में ना हो, उसका हनन ना हो। जैसे इसका ये ऐसा क्यों बोले, जैसे जब भी जनसंख्या नियंत्रण की बात आती है तो बहुत लोग क्या होते हैं कि चीन का एग्जाम्पल देते हैं कि चाइना क्या किया, जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कानून बना दिया कि एक बच्चे से ज़्यादा नहीं, यहाँ भी बना दिया जाने। तो सवाल आया कि मान के चलिए ठीक है आप कानून बना दिए कि एक बच्चे से ज़्यादा नहीं, लेकिन किसी का हो गया सेकंड चाइल्ड भी वो ले लिए, ठीक है, अब वो कर रहे हैं, तो अब उसको क्या किया जाए, तो उनको जो है क्या कर दिया जाए, उनको नागरिकता नहीं दिया जाए। अब ये सबसे बेतुका बात है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार, ठीक है, यदि किसी व्यक्ति का माता पिता भारतीय है, वैध रूप से, वैलिड तरीके से, और उसका जन्म भारत के अंदर हुआ है, तो उसको तो जन्म से ऑटोमेटिकली नागरिकता का वो अधिकार रखता है। अब जब वो नागरिक है तो आप उसका मौलिक अधिकार से है ना, अगर आप किसी को ये चीज करें कि भाई तुम सेकंड हो, उसका तो कोई गलती है नहीं, इसलिए तुमको फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा सरकारी नौकरी का, तो लोक नियोजन में उसके लिए क्या हो गया, लोक नियोजन में क्षमता रही नहीं, यानी आप उसके मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। तो आप चाइना का तुलना इंडिया से करेंगे, वो उसका अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, दोनों का तुलना एक दूसरे से करेंगे, होगा नहीं। वो कम्युनिस्ट देश है, हम लोगों का डेमोक्रेटिक देश है, कोई मतलब ही नहीं है दोनों का तुलना करना। तो यही चीज है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, दो तत्व हो गए, एक तरफ हो गया कि आपको सरकार प्रयास कर रही है, यानी कि आपको उन बातों को भी करना है कि सरकार प्रयास कर रहे हैं, तो क्या क्या प्रयास किए हैं वो भी वर्णन करना है, ठीक है। फिर आगे क्या प्रयास करना है, किया जाना चाहिए, आपको वो भी बताना है, और साथ में आपको आगे के प्रयास में इन बातों पर भी ध्यान रखना है कि संवैधानिक अधिकार का हनन ना, तो इसके लिए वे सारे प्रयास जिनसे संवैधानिक अधिकारों का हनन हो सकता है लेकिन लोगों की मांग, उनको भी चर्चा में करना, यानी कि ये कई पार्टों में और सब एक दूसरे से क्या हो गया, कोरिलेट हो गया। तो इन्हीं यही सब चीजों को ध्यान रखना पड़ता है आपको क्वेश्चन को प्रकृति को समझने में। अब हम लोग आगे देखते हैं कि प्रश्न के अंत में किस प्रकार शब्दों में का प्रयोग किया गया, तो इसमें कई भागों में बांटा गया, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहला भाग, व्याख्या, वर्णन, विवरण, स्पष्ट कीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए, प्रकाश डालें। यानी किसी प्रश्न के लास्ट में व्याख्या, एक्सप्लेन, वर्णन, डिस्क्राइब, विवरण, डिटेल, ठीक है, स्पष्ट कीजिए यानी कि गिव एक्सप्लेनेशन, प्रकाश डाले, ठीक है। अगर ये सब शब्द है तो वो एक प्रकृति का क्वेश्चन है। जैसे किसी प्रश्न के अंत में व्याख्या लिखा हुआ, वर्णन लिखा हुआ, विवरण लिखा हुआ, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, ये सब शब्द है। ये पीडीएफ आप लोगों को एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, जिनको ये पीडीएफ चाहिए वो गुरुमंत्रा.online एप्लीकेशन में जाना है,
online एप्लीकेशन में जाना है, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएंगे। तो ये शब्द का प्रयोग जब भी किसी प्रश्न के अंत में, तो समझिए कि ये सब प्रश्न एक ही नेचर का, इसका उत्तर एक जैसा होगा, कोई माइंड इसमें नहीं लगाना है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जब इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया गया है किसी प्रश्न के अंत में, तो आपको इस प्रश्न से रिलेटेड जो संबंधित जानकारी है, जो भी इससे रिलेटेड आपके पास है, उसको सामान्य भाषा में, सिंपल वर्ड में आपको बस लिखना, और इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं, एकदम सिंपल वर्ड में लिखते चले जाना है, ठीक है। और अगर इसी में अगर जैसे वर्णन और विवरण है, ठीक है, वर्णन और विवरण है, तो इसमें क्या करना है कि तथ्य को थोड़ा ज़्यादा डालना, फैक्ट को कुछ ज़्यादा डाल देना है। और वहीं पर है व्याख्या कीजिए, प्रकाश डालिए, स्पष्टीकरण दीजिए, तब इस पे आपसे अपेक्षा कर रहा है कि आप इसको सरल भाषा में, ज़्यादा से ज़्यादा सरल भाषा में लिखें। अब इसी प्रकार जो देखते हैं किसी प्रश्न के अंत में यदि आलोचना, समीक्षा, समालोचना, परीक्षा, परीक्षण, निरीक्षण, गुण, दोष, विवेचन, ठीक है, यानी क्रिटिसिज्म, रिव्यू, क्रिटिसिज्म, एग्जामिनेशन, टेस्ट, इंस्पेक्शन, ये सब अगर दिया जा रहा है लास्ट में, तो इसका मतलब हो रहा है कि ये एक परिवार का क्वेश्चन है, यानी कि इसका उत्तर लिखने का तरीका लगभग सेम रहेगा, एक ही परिवार का ही है, इसका नेचर, इस क्वेश्चन का नेचर लगभग एक ही जैसा रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज होना। अब जैसे थोड़ा बहुत चेंज क्या, जैसे यदि आपसे आलोचना कह रहा है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए स्टूडेंट, आलोचना और निंदा दोनों में ना अंतर होता है। आलोचना का मतलब क्या होता है कि उनके किसी विषय पे नकारात्मक प्रभाव को बताना है, जो फैक्ट से जुड़ा हो, जेन्युइनिटी से जुड़ा हो। अब मान के चलिए कि सरकार कोई योजना लाई और उस योजना में कोई कमी है और उस कमी को हम प्रकाश में ला रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, तो ये हो गया आलोचना। अब क्या है, हम योजना के बारे में कुछ पढ़े नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हम एकदम जबरन उसका विरोध कर रहे हैं, वो हो गई निंदा। तो आपको आलोचना करना है, निंदा नहीं करना, यानी कि जो वो नकारात्मक पक्ष जो वास्तविकता से जुड़ा हुआ है, जेन्युइन है, उनको सिर्फ आपको लाइट में लाना है। जबरन आपको अपने या मीडिया रिपोर्ट या फिर विपक्ष मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आपको नहीं चलना। विपक्ष का मतलब कोई भी विपक्ष, सिर्फ केंद्र का विपक्ष ना ले, राज्यों में जो विपक्ष होती है उनकी भी बात कर रहे हैं। अब जैसे पंजाब में विपक्ष कोई और है, हिमाचल में विपक्ष कोई और है, हम सारे विपक्षों की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका समान अर्थ से होता है कि नहीं, एक वर्ग में रखा जाएगा। इसमें क्या करना है कि आपको अच्छाई और बुराई, इनका जो मेरिट डिमेरिट है, अच्छाई और बुराई, जो मेरिट और डिमेरिट है, इनको देखना है, उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगर आलोचना शब्द में दिया जा रहा है, तो यहाँ पर आपसे ज़्यादा उम्मीद किया जा रहा है कि आप जो है, जो नकारात्मक पक्ष है, उसको थोड़ा बढ़ा दें। अगर आलोचना शब्द है, इन सब में अगर आलोचना शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ आपसे अच्छाई बुराई तो करना ही है, तो थोड़ा बुराई वाला पार्ट को थोड़ा बढ़ा देना, ये आपसे उम्मीद किया जा रहा है। बाकी में क्या है कि आपको बराबर, जैसे समालोचना है तो इसमें आपको बराबर लेके चलना है, ठीक है। परीक्षण है तो उसमें भी आपको वही करना है कि आपको जो आपके नज़र में अच्छाई है, जो आपके नज़र में जितना उसका बुराई है, जो मेरिट है डिमेरिट है, बस उतना ही लिख देना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब आगे देखते हैं, एक और वर्क है मूल्यांकन, आलोचनात्मक मूल्यांकन, इवोल्यूशन, और क्रिटिसिज्म इवोल्यूशन, ठीक है। मूल्यांकन और आलोचनात्मक मूल्यांकन। मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, किसी वस्तु के मूल्य का अंकन या निर्धारण करना। जैसे आप लोग आंसर लिखते हैं, डालते हैं, हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं, फिर बताते हैं, आपको 3 पॉइंट मिलेंगे, आपको 4 पॉइंट मिलेंगे, 5, यानी कि वो आपका क्या किया गया, आपके आंसर का एक मूल्य का अंकन किया गया। आपको 3 ही नंबर के आप लायक हो, आप 4 नंबर के लायक हो, 10 में आप 10 में 5 नंबर के लायक हो, ठीक है। तो मूल्यांकन में क्या होता है कि आपको क्या करना है कि उसका महत्व को जो उसका महत्व है, जिस विषय पर क्वेश्चन पूछा गया है, उसका महत्व का, उसका वैल्यू को रेखांकित करते हुए, उसको प्रकाश में लाते हुए, उसको लाइट में लाते हुए, फिर लाइट डालते हुए क्या करना, उसका कमी बताना है, और लास्ट में स्पष्ट करना है कि इसकी कितनी उपयोगिता है। एक कंक्लूजन टाइप का देना है कि हाँ, इसका मतलब इसका क्या सकारात्मक उपयोगिता है, क्या इसका नुकसान है, इसका क्या नकारात्मक है पक्ष है, वो फिर लास्ट में कंक्लूजन में देना है, इसकी क्या उपयोगिता है। जैसे किसी योजना पर दिया तो आपको क्या करना है कि उस योजना का जो है पहले महत्व को बताना कि भाई ये योजना क्यों जरूरी था। अब है कि योजना जरूरी तो था, इस कारण से ये जरूरी था, अब इस वजह से इसको लाया गया। अब जब लाया गया तो उसमें क्या कमी है वो बता देना है। फिर कमी बताने के बाद फिर एक कंक्लूजन में आपको क्लियर कर देना है कि भाई इसका क्या उपयोगिता है, क्या इस योजना का वर्तमान में, चलो ठीक है, इसको दूर करके क्या उपयोग किया जा सकता है, क्या इसका भविष्य में फायदा मिलने की चांस है, क्या इसमें और भविष्य में सुधार करके और फायदा लिया जा सकता है, ये सब आपको बता देना है। अब फिर नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट है, हाँ एक चीज और ध्यान देना है कि अगर मूल्यांकन से पहले आलोचनात्मक लिखा हुआ है, ठीक है, तब क्या करना है कि आपको फिर इसमें भी वही बात है, जब भी आलोचना शब्द आ गया, क्रिटिसिज्म आ गया, तो आपको इसमें जो आलोचना वाला पक्ष है इसको पहले रखना है और उसको ज्यादा रखना है। ठीक वही वाली बात हो गई। यानी एक तरह का कह सकते हैं कि मूल्यांकन का ही क्या करना है कि इसको इसमें तभी ये है कि उसका जो है आलोचनात्मक पक्ष को भी पूरी तरह से ध्यान में रखना है, और उसको जैसे कि बताया आलोचना शब्द जब लग जाता है तो ज़्यादा पक्ष उसी को रखना, तो इसमें भी ठीक यही बात हो जाती है, इसमें जो है आलोचना वाले पक्ष को ज़्यादा रखना है। अब है विश्लेषण, ठीक है, विश्लेषण यानी एनालाइज। विश्लेषण का जो अर्थ होता है वो होता है किसी भी शब्द को विभाजित करना, यानी किसी भी विषय को सरल भाषा में विभाजित करना, होता है ना, परत दर परत खोलना जो कहा जाता है, बिल्कुल वही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब आप किसी प्रश्न के अंत में विश्लेषण लगा हुआ है तो आपसे अपेक्षा किया जा रहा है कि आपके मन में जो है इसमें कुछ नहीं करना, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कितना, इन सब को आप आधार बना करके उत्तर का सोचें। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कितना, इन सब को आधार बनाएं और उसके ही संदर्भ में आप आंसर को सोचे समझे आप विश्लेषण कर लिए, यानी कि आप सरल हिस्से में प्रश्न को, कथन को विभाजित कर दिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है विवेचना या मीमांसा, ठीक है, कमेंट करना कह सकते हैं। इसका अर्थ होता है किसी विषय को व्यवस्थित तथा संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने में, जैसे कमेंट्री में किया जाता है। कमेंट्री में देखते किसी विषय में कितने व्यवस्थित और संपूर्ण तरीके से करते हैं, गेंदबाज कैसे दौड़ा, कितने स्पीड में दौड़ रहा है, क्या उसका दौड़ने का भाव है, गेंद जब फेंक रहा है क्या भाव है, बल्लेबाज उस गेंद को जब खेल रहा है क्या भाव है, जिधर खेला है उधर फील्डिंग की क्या स्थिति, फील्डर का क्या भाव है, दर्शक का क्या भाव है। तो यही होता है विवेचना या मीमांसा, ठीक है। आपको जो होता है क्या करना है, उसको व्यवस्थित तथा संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करना है, सभी पक्षों को मिलाकर, आपको सभी पक्षों को मिलाकर करना है। अब ऐसा नहीं कि कोई बल्लेबाज आज बेचारा आउट हो गया है तो अब उसको खराब बोले जा रहा, नहीं। आप देखते होंगे वहाँ कमेंटेटर क्या होता है, उसके अगर देखता है कि नहीं पिछला मैच में वो अच्छा खेल रहा है तो उसको डिफेंड करता है, पिछले मैच में तो अच्छा खेला था, आज बेचारे का लक साथ नहीं दिया। यही होता है विवेचना या मीमांसा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जब आपसे विवेचना करते हैं, किसी कथन या तथ्य का चर्चा करते हैं, तो आपसे ये उम्मीद किया जाता है कि आप लॉजिकल जो होती है, लॉजिकल बातें ज़्यादा से ज़्यादा, लॉजिकल का मतलब तो आप जो भी बातें कर रहे हैं वो वास्तविकता से जुड़ी हो, वैज्ञानिकता पूर्वक हो। जैसे अभी जनसंख्या वाला एग्जाम्पल दिए कि जो इंडिया में डिमांड किए जाते हैं कि भाई आपको कानून बना दिया जाए कि अगर किसी को एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा बच्चे हो तो तीसरे बच्चे को नागरिकता नहीं मिले। ये बिल्कुल इलॉजिकल, आप भारतीय संविधान को संदर्भ में रखें, और चूंकि मौलिक अधिकार में क्या है, वो तो मूल ढांचा का हिस्सा, तो आप उसको तो छेड़छाड़ कर ही नहीं सकती, यानी सरकार ये भी वहाँ भी कोई कानून नहीं बना सकती है संशोधन करके। तो ये क्या हुआ, पूरी तरह से इलॉजिकल बात हो गई। ये डिमांड करने वाला पूरी तरह से क्या, कोई उसमें लॉजिक ही नहीं है। हाँ, भावनात्मक रूप से देख ले तो वह सही है, लॉजिकल तरीके से नहीं है। तो आपसे विवेचना वाले क्वेश्चन में यही उम्मीद किया जाता है कि आप तार्किक व्याख्या ज़्यादा दें, ठीक है, तर्कपूर्ण रखें, और अगर आप संभावना भी बता रहे हैं, किसी विषय पर संभावना दे रहे हैं कि ऐसा हो सकता है या ऐसा किया जा सकता है, होता है ना कि हाँ इस सरकार ने ये चीज़ किया तो इससे आगे ये नुकसान हो सकता है, तो उसका आपको तर्क देना होगा। क्यों, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल पूर्व का देके, या फिर किसी और देश का, हाँ उस देश में भी ऐसा किया गया था और ये नुकसान देखने को मिला, यानी तर्कपूर्वक आपको व्याख्या करना है और एग्जाम्पल देना है, संभावना को बताना है। अब हम लोग आगे का देखते हैं, ठीक है। अब है कि जैसे प्रश्न को सही तरीके से समझने के लिए, जैसे पहले ही बोले थे कि दो भाग होता है कि पहले प्रश्न के अंत में क्या होता है उसके अनुसार समझना। तो प्रश्न के अंत में के अनुसार हम लोग समझ चुके हैं, जैसे किसी प्रश्न के अंत में व्याख्या करे, वर्णन करे, प्रकाश डाले, स्पष्ट करे, स्पष्टीकरण करे, वो एक परिवार का है। किसी प्रश्न के अंत में आलोचना, समालोचना, परीक्षण, परीक्षा दे, ये सब अगर है, ठीक है, गुण दोष बताए तो एक परिवार का है। मूल्यांकन, आलोचनात्मक मूल्यांकन एक परिवार का, विवेचना मीमांसा एक प्रकार का, एक परिवार का है। विश्लेषण करे वो एक परिवार का, यानी इन सब प्रश्नों का अपना अपना प्रकृति है, ठीक है। अब दूसरा क्या बताए थे, दूसरा होता है कि प्रश्न के कथन में कितने तार्किक हिस्से विद्यमान है और उन सभी में आपसी संबंध क्या है। उदाहरण के लिए देखते हैं, एक और उदाहरण जनसंख्या वाला देखें तो अब देखते हैं।
स्वतंत्रता पश्चात भारत एवं राज्यों की सरकार किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए कई सारे प्रयास करते आ रहे हैं। किसान सम्मान योजना किस प्रकार किसानों की स्थिति में सुधार कर सकती है, विवेचना करें। देखिए यहाँ पे दो पार्ट हो गया, ये करंट से भी जुड़ा हुआ है, पूर्व से भी जुड़ा हुआ है। सबसे पहला पार्ट क्या है कि किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए, ठीक है, यानी कि किसानों की स्थिति में खराबी है, किसानों की स्थिति सही नहीं है। कितना सही नहीं है पहले ये बताना है हमें, किसानों की स्थिति कैसे सही नहीं है। सबसे पहले आपको ये बात, एक तो ये वाला देखिए, ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है प्रश्न में कि किसानों की स्थिति कैसे सही नहीं है, ये आपको कहीं भी प्रश्न में पूछा नहीं है, लेकिन ये छुपा हुआ है। जब भी आपसे कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता पश्चात भारत एवं राज्य की सरकार किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए कई सारे प्रयास करते आ रहे हैं, यानी कि स्पष्ट है कि किसानों की स्थिति में सुधार, किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है। तो आपको यह भी डिफाइन करना है किसानों की स्थिति कैसे अच्छी नहीं है, किस हद तक अच्छी नहीं है। अब यहां एक और शब्द पे ध्यान दीजिए, स्वतंत्रता पश्चात, यानी कि ये किसानों की स्थिति आजकल में खराब नहीं है, जब से देश आजाद हुआ तब से जो है स्वतंत्र हुआ है तब से खराब है, यानी स्वतंत्र पूर्व भी खराब रहा होगा। तो आपको पहले ये उसको कहीं ना कहीं इसको क्या करना होगा, स्वतंत्र पूर्व क्यों खराब रहा उससे जोड़ करके लिखना है। फिर आपको स्वतंत्रता पश्चात भी किसानों की स्थिति में क्या स्थिति कैसी खराब रही उसके बारे में लिखना है। फिर भारत एवं राज्य की सरकार, राज्यों की सरकारें, सभी राज्य की, तो जो मुख्य मुख्य प्रयास है, अब एक एक लिखना शुरू करें तो काफी बड़ा हो जाएगा, जो मुख्य मुख्य प्रयास है जो कह सकते क्रांतिकारी टाइप का, उसको एग्जाम्पल में लिखना है। अब क्या है, अब ये आ गया करंट से, किसान सम्मान योजना किस प्रकार किसानों की स्थिति में सुधार कर सकता है, विवेचना करें। अब आपको किसान सम्मान योजना में आ जाना कि किसान सम्मान योजना क्या है, अब विवेचना। अब यहाँ पर आपको संभावना बताना है कि भाई ये इसमें सबसे पहले कि इसको, जैसा कि पहले बताया, जब विवेचना की बात है तो आपको क्या करना है, सारे पक्षों को मिला करके एक एक पॉइंट को बताना है। तो आप एक एक पॉइंट शुरू से आप बताते चले आ रहे हैं कि हाँ आज़ादी से पहले किस प्रकार किसानों की स्थिति खराब किया गया, स्वतंत्रता पश्चात भी खराब रही, उसके लिए क्या प्रयास किए गए। अब उन सबको जोड़ते हुए आपको क्या करना है, किसान सम्मान योजना किसानों की स्थिति में क्या सुधार कर सकती है इसका वर्णन करना है और अपना संभावना बताना। और संभावना कैसा होना चाहिए, तर्कपूर्वक होना चाहिए। तो यही होता है प्रश्न का प्रकृति को समझना। अब देखिए क्वेश्चन कहीं नहीं आपको लिखा गया कि आजादी से पहले किसानों की स्थिति खराब थी, इसके बारे में भी लिखे, या किसानों की स्थिति कैसे खराब है या नहीं है, या किस प्रकार की खराबी है इसके बारे में, लेकिन ये साइलेंटली आपका छुपा हुआ है इसमें। यही होता है प्रश्न में कितना तार्किक हिस्से है उसको समझना, कितने तार्किक हिस्से विद्यमान है उसको समझना, यही है। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं। प्रश्न को सही तरीके से समझने के लिए दूसरा मुख्य बात यह है कि प्रश्न इसको क्या है, ठीक है, ये तो हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब है क्या कि उत्तर की रूपरेखा तैयार करना। ठीक है, प्रश्न की प्रकृति के अनुसार उत्तर की रूपरेखा तैयार करना एवं उस पर लिखने से पूर्व अच्छे से विचार करना। आपको जैसे पहले भी बोले हैं कि प्रश्न को जितना बार हो सकता है उतना बार पढ़ना है, पढ़ने के बाद समझना है कि इसका अंत में क्या है, किस प्रकार किस प्रकृति का क्वेश्चन है, इसका किस प्रकार का उत्तर लिखना है, किस प्रकृति का, कितने हिस्से इसमें विद्यमान है, फिर उसके हिसाब से जितने हिस्से विद्यमान है भाई इसमें इतने इतने हिस्से विद्यमान है, यानी इन सब विषयों पर हमें लिखना। अब जो भी लिखना है वो पहले अपने माइंड में या रफ पेज में उसका एक ड्राफ्ट तैयार कर लेना है, कैसा भाषा शैली का प्रयोग करना है, कौन सा पॉइंट कहाँ देना है, शब्दों के चयन पे सब कर लेना। और आंसर राइटिंग का नियम है कि इन सब के बाद जब आप यहाँ इवेंट के अगर आपको पॉइंट वगैरह याद नहीं है, कोई फैक्ट चाहिए, वो भी कॉपी में नोट कर लेना है, उसको फिर सामने रखना है। और एक बार अगर आपका कलम उठा तो आपका आंसर राइटिंग रुकना नहीं चाहिए, कभी भी आपका आंसर राइटिंग रुकना नहीं चाहिए। ये आंसर राइटिंग का में सबसे इंपॉर्टेंट। रुकने के बाद क्या होगा कि आपका माइंड में जो आप सोचे थे कंसंट्रेशन आपका ब्रेक होगा, फिर आप पहुंच गए शुरू में, इसलिए रुकना। जैसे बहुत स्टूडेंट का वो लिखा अभी आधा पेज लिख लिया है, जैसे बहुत स्टूडेंट होते हैं जैसे उनसे पूछा जाता है आंसर क्यों नहीं भेजे, सर 2 पेज लिख लिए और 2 पेज बाकी है, कल लिख करके भेज देंगे। अब जैसे कि उनका 4 पेज लिखने से मेरा भला हो, जैसे हम भूखे हैं कि वो 4 पेज आएगा लिख के भेजेगा तो मेरा एक दिन का खाना बच जाएगा। वो सबसे गंदा तरीका। आंसर राइटिंग का नियम है कि अगर आप जब भी लिखे, आपको जब टाइम मिलता है, पहले आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़े, जो फैक्ट जमा करना है कर ले, उसका रूपरेखा तैयार कर ले, और जब बैठे तो कंप्लीट आंसर लिख करके उठना। वो जो है ना 2 पेज अभी लिख रहे 2 पेज बाद में, तो भाई वो हो गया कि हम टीचर को लिख के एहसान कर रहे, तो आप टीचर के लिए ना लिखे, आप अपने लिए लिखे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप लिखने से पूर्व अच्छे से विचार कर ले, और जब एक बार लिखना शुरू करें तो आधा घंटा लगे, 45 मिनट लगे, जितना देर लगे लिख करके ही हमें
बट हाँ कुछ इमरजेंसी आ गई तो अलग बात है, ऐसा ना कि आप लिख रहे हैं और इस बीच कोई बीमार भी है तो छोड़ दिए हैं। ठीक है, प्रामाणिकता तथा प्रभाव के साथ वास्तविकता में उत्तर लिखना, जैसे एग्जाम्पल के लिए भी जैसे बताए थे पॉपुलेशन में जनसंख्या वाला। उसके बाद अगर कुछ करंट घटनाएं घटी है तो उस पर लिखना चाहिए, उसको पॉइंट बनाते हुए लिखना चाहिए, ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। अब आते एक और पॉइंट होता है वर्ड लिमिट, शब्द सीमा, क्या आपका वर्ड लिमिट कितना रहना चाहिए। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, मान के चलिए किसी प्रश्न में है 250 शब्द, आप उसको 150 में ही लिख दिए तो जरूरी नहीं कि आपका टीचर मार्क्स काटेगा। हो अगर आप कंप्लीट आंसर लिख रहे हैं, यदि अगर आप में कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बातें कह देने की, अपनी बातों को कंप्लीट रूप से कह देने की कला है, तो आपका बिल्कुल मार्क्स नहीं काटेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब आप मेंस का कॉपी लिख रहे हैं तो मेंस का एग्जाम आपका नॉलेज चेक करने के लिए बिल्कुल नहीं हो रहा है, वो आपका स्मार्ट वर्क देखना चाहता है, वो देखना चाहता है कि आप में कितना स्मार्ट वर्क है। उसको इस बात से मतलब नहीं, क्योंकि उसको पता है जो लाखों स्टूडेंट को धकेल कर आया है तो वो तो टैलेंटेड होगा, नॉलेज होगा उसमें। ठीक है, तो सबसे बड़ा जरूरी यही है कि आप शब्द सीमा पर स्टूडेंट जो कंफ्यूज होता है, अगर आपको देखना है कि आप एक ही क्वेश्चन का आंसर 1000 शब्दों में लिख रहे हैं तो आपका तो 3 घंटा बीत जाएगा उसी में। ये आपको डिसाइड करना है कि हमें किस क्वेश्चन का कितने कम शब्दों में अच्छे से समझा देना है, अपने बातों को, अपने व्यू को प्रस्तुत, जो अपना प्रेजेंटेशन है, जो कंप्लीट आंसर है कर देना है, कि चेक करने वाले को लगे नहीं कि ये पक्ष वो छोड़ दिया है। हम जितने कम शब्दों में कह सके वो हमारे लिए अच्छा है। बस ऐसा ना हो कि अब हम इतने कम शब्दों में किए कि टीचर चेक करने वाला वो समझ नहीं पा रहा है, या फिर उनको आपका उत्तर अधूरा लग रहा है, ये लग रहा है कि ये पॉइंट छोड़ दिया है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब सपोज कीजिए कोई स्टूडेंट है, उसमें बहुत फास्ट लिखने का कैपेसिटी है, 250 पूछा है 500 शब्द लिख दिया, तो ऐसा नहीं कि चेक करने वाला आपका कॉपी में आपको कम मार्क्स देगा, बिल्कुल नहीं देगा। लेकिन कब देगा, जब आपका आंसर से वो बोर होने लगेगा, यानी आप एक ही चीज़ बार बार लिख रहे हैं, बेकार की बातें लिख रहे हैं, जो बात आप कम शब्दों में लिख सकते उसको आप लंबा चौड़ा करके लिख रहे हैं, तो बिल्कुल वो मार्क्स काटेगा। लेकिन अगर आपका उत्तर ऐसा है कि जो लग रहा है कि नहीं हर एक पॉइंट डिफरेंट है और बोरिंग नहीं है, तो बिल्कुल वो मार्क्स देगा। तो इसलिए शब्द सीमा के पर बिल्कुल नहीं है। कोशिश करना है कि आपको कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बातें करनी, यहाँ ध्यान रखना है। यानी कि कम शब्द का मतलब ये नहीं है कि आधा पक्ष लिखे आधा नहीं लिखे, कोई पॉइंट लिखे, कोई पॉइंट लंबा डिस्क्राइब कर दिए, कोई पॉइंट 2 लाइन में ही छोड़ दिए, बिल्कुल नहीं। आपको कम शब्द में कंप्लीट आंसर लिखना है, और यही जो कला है ना, यही कला आपको रेगुलर प्रैक्टिस से डेवलप करना। ये कला किसी का आंसर मॉड्यूल पढ़ के या किसी पूर्व जो पहले जो रिजल्ट निकाल चुके हैं कोई स्टूडेंट, उनका कॉपी पढ़ करके बिल्कुल नहीं होगा। ये कला आप में तब डेवलप होगा, आपके अंदर वो कला है, हर व्यक्ति के अंदर वो कला है, बस ज़रूरत है उससे कनेक्ट करने को, अपने आप को कनेक्ट करने को। और वो कनेक्ट तब होगा जब आप आंसर मॉड्यूल लिख कर देख करके कॉपी करना छोड़ दे, किसी पूर्व में जो निकाल चुके रिजल्ट उनका कॉपी देख करके कॉपी करना छोड़ दें। ये सब जब आदतें छोड़ देंगे और आप अपने आप में जब मेहनत करेंगे, आप अपने आप को जब समय देंगे आंसर राइटिंग लिखने में, तभी आप अपने उस स्किल से, अपने उस आर्ट से कनेक्ट हो सकते हैं और आपका ये स्किल निखर करके सामने आएगा। तो ठीक है, तो यही है आंसर राइटिंग। ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों पर है। जिनको ये PDF चाहिए वो एप्लीकेशन में जाके PDF ले सकते हैं। ठीक है, इसके आगे जो है वो निबंध पर है। जैसे कि अगर निबंध तथा विश्लेषणात्मक प्रश्नों में अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे रेखा चित्रों करने से, जो चित्र वगैरह बनाते हैं उसको करने से बचना चाहिए। ठीक है, देखिए चित्र का प्रयोग कब करना चाहिए, जैसे कहीं मैप से हो या वर्गीकरण की बात हो या फिर संबंध दिखाने की बात हो तब करना। हर जगह जबरन चित्र दिखाना या जो डायग्राम बनाया जाता है वो सही नहीं है। ठीक है, शब्दों का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए, और हिंदी वालों के लिए ज़्यादा बेटर है कि उस शब्दावली को अधिक महत्व दे जो संस्कृत मूल के अर्थात तत्सम से है, ये स्पेशली हिंदी माध्यम वाले छात्रों के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि आंसर राइटिंग में कैसे आप प्रश्न को कैसे समझना है, किस क्वेश्चन का किस प्रकार आंसर पे ध्यान देना है। बाकी जब तक स्टूडेंट खुद प्रैक्टिस शुरू नहीं करेंगे आपका आंसर राइटिंग निखर नहीं सकता। आप मेरे ही एक क्लास आप 10 बार देख ले, 20 बार देख ले, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं होगा। और जो गलतियां होती है, बहुत स्टूडेंट जो डीमोटिवेट हो जाते हैं, जैसे आंसर राइटिंग लिखे और उसका गलत किए टीचर, डीमोटिवेट हो गए, तो वो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर वो आर्ट है, आपके अंदर वो स्किल है,
बस आप कनेक्ट नहीं हो पाए हो अच्छे से। और जब तक आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपनी कमियों को नहीं समझोगे, आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे। इसलिए अगर कोई डीमोटिवेट हो रहे हैं तो उनके लिए दिक्कत है, क्योंकि डीमोटिवेट से वो कभी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे अपने उस स्किल से। और वे स्टूडेंट जो तारीफ के भूखे हैं कि नहीं हमें 10 कम से कम, चाहे 10 स्टूडेंट के बीच में कम से कम मुझे अच्छा मार्क्स मिले कि बेइज्जती फील ना हो, तो उनका तो फिर भगवान मालिक है, वो कभी भी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो ज़रूरी यह है कि आप लोग आंसर राइटिंग का रेगुलर प्रैक्टिस करें। और आज का क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं। अगर किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। और जो स्टूडेंट आंसर राइटिंग क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आपके हमारे एप्लीकेशन जो है gurumantra.online, ठीक है, gurumantra.online, आप इस एप्लीकेशन में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। और जो लोग कॉलिंग कांटेक्ट करना चाहते हैं, नंबर नोट कर ले, 9135904639, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, क्लास जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए बिहार के प्रसिद्ध प्रतिष्ठानों में से एक गुरुमंत्रा सिविल क्लास के 2 छात्र एवं एक छात्रा ने सफलता अर्जित की है, जिसमें नीरज कुमार, रजनीकांत एवं बेबी प्रिया ने सफलता का परचम लहराया है। इस सफलता के बाद संस्थान की ओर से तीनों छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई दी एवं शुभकामनाएं दी। बताया गया कि खगड़िया के नीरज कुमार को प्लान ऑफिसर, रजनीकांत को राजस्व अधिकारी के लिए चयनित किया गया है। वहीं रोहतास के बेबी प्रिया को बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए चयन किया गया है। सफलता अर्जित करने के बाद नीरज कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि संस्थान के द्वारा आंसर राइटिंग बहुत ही अच्छी रणनीति के साथ करवाया जाता था, जो रिजल्ट में सहायक सिद्ध हुआ है। गौरतलब है कि गुरुमंत्रा सिविल क्लासेस द्वारा ऑफलाइन क्लास के साथ साथ ऑनलाइन क्लास की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिनका ऑफलाइन सेंटर पटना और पूर्णिया दोनों शहर में है। साथ ही गुरुमंत्रा सिविल क्लास के निदेशक ने जानकारी देते हुए कहा कि जो भी छात्र छात्राएं सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, वे ऑनलाइन www.gurumantra.online को सर्च कर सकते हैं। For full videos, just go to our website application, gurumantra.online. For offline centers, Verma Center, 6th floor, Boring Road, Patna 01. College Chowk, near Purnia University, Purnia, 854,301. Contact us, 913-590-4639.